डोपिंग के चार्जेस सबसे ज्यादा इंडियंस के खिलाफ मिले हैं पिछले 3 सालों से। 22, 23 और 24 लगातार हम नंबर 1 पे बने हुए हैं। 2030 में हम कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करने वाले हैं। दुनिया भर की एजेंसीज हमारे लिए नेगेटिव रेटिंग देती हैं। उनके हिसाब से इंडिया के एथलीट चोर हैं, करप्ट हैं, नशेड़ी हैं, प्लेयर्स की लाइफ तो खराब हो जानी है। तो फिर ऐसा प्लेयर करते क्यों है? वाडा की 2025 की रिपोर्ट आई है। वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसने ये बोला है कि इंडिया के एथलीट सबसे ज्यादा नशा करते हैं, नशा लेते हैं, मतलब डोपिंग के चार्जेस सबसे ज्यादा इंडियंस के खिलाफ मिले हैं। और ये पहली बार नहीं है, पिछले 3 सालों से 22, 23 और 24 लगातार हम नंबर 1 पे बने हुए हैं। और हमारे सैंपल और जो दुनिया के दूसरे देशों के सैंपल लिए गए हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन उसके बाद भी हमारे केसेस सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। जो सैंपल हमारे इंडिया के लिए गए, 7,000 प्लेयर्स के सैंपल लिए गए, जिसमें से 260 प्लेयर डोपिंग के शिकार पाए गए, मतलब उन्होंने नशा किया था या उनके ब्लड में नशा मिला। जबकि दूसरे नंबर पर फ्रांस आता है, जिसके 11,000 सैंपल लिए गए और उनके 91 प्लेयर्स के अंदर ये चीजें देखने को मिली, उन्हें भी बैन किया गया। अच्छा, फिर आपको लगेगा कि अगर ये सब चीजें नेगेटिव हो रही हैं तो प्लेयर्स की जो प्लेयर है उसकी लाइफ तो खराब हो जानी है। तो फिर ऐसा प्लेयर करते क्यों है? इसके पीछे एक काफी बड़ी कालाबाजारी है जो आपको समझ आएगी इस वीडियो में अगर आप आगे तक देखेंगे इसको। मगर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि हमारे देश में ऐसा अगर कर रहे हैं तो देश का नाम सबसे ज़्यादा बदनाम होता है। दुनिया भर की एजेंसीज हमारे लिए नेगेटिव रेटिंग देती हैं। उनके हिसाब से इंडिया के एथलीट चोर हैं, करप्ट हैं, नशेड़ी हैं। और फिर कल को हम जब अभी आगे आने वाले समय में 2030 में हम कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करने वाले हैं, उसके आगे 2036 में हम ओलंपिक होस्ट करने वाले हैं। तो हम अगर वो होस्ट करेंगे तो उस कंडीशन में हमारी छवि क्या जाएगी? क्या हमें वो होस्टिंग मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? फिर हमारे एथलीट अगर उसमें जीत भी गए तो ये भी डाउट होगा कि कहीं अपने देश के अंदर इन्होंने गेम कराया है तो अपने देश के हिसाब से मैनिपुलेट करके अपने सारे मेडल अपने पास रख लिए। 2011 में हम ये कर चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम में। मतलब हमने कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे, लेकिन उसके बाद ओलंपिक हुआ जापान में जाकर के तो हम केवल 6 मेडल जीत पाए। तो ये इस पे क्वेश्चन उठे हैं कि अपने देश के अंदर इन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया कि नशेड़ी नशा दे दे के अपने प्लेयर्स को अच्छे मेडल जितवा दिए। फिर जो एथलीट लाइफ है, जिस बंदे को इसमें शामिल हुआ है, जो बंदा ये सब में फंसा हुआ है, वो कैसे एक बड़ा एथलीट बन सकता है, कैसे बड़ा चेहरा बन सकता है? और जब वो बड़ा चेहरा नहीं बनेगा तो हमारे देश के बड़े चेहरे जब एथलीट ग्रुप से आएंगे ही नहीं तो बच्चों में कैसे मोटिवेशन होगी? कैसे हमें लगेगा मुझे भी एथलीट बनना है? इस तरीके से लोगों को फायदा होता है, नाम होता है, इज्जत होती है, शोहरत होती है। ये सब चीजें तभी आएंगी ना जब हमारे सोसाइटी के अंदर बड़े लेवल के एथलीट होंगे। हमारे पास नहीं है, 2-4 नामों के अलावा कोई बड़े नाम हमारे पास नहीं है। और उस ना होने के पीछे सिर्फ एथलीट्स की गलती नहीं है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की गलती नहीं है, पॉलिटिक्स भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो हम सब चीज़ इसमें डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सब कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो एथलीट अगर इस टाइप की हरकतें करते हैं तो क्या उन्हें मेडल वगैरह नहीं जीतने, बड़ा प्लेयर नहीं बनना? एक्चुअल में ये लोग मेडल के लिए कर ही नहीं रहे होते हैं। हमारे देश में बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसी है कि अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो तो स्पोर्ट की वजह से आपको वैकेंसी में रिजर्वेशन मिलता है। कई बार आपको कैश प्राइसेस मिलते हैं, कई बार किसी बड़ी एजेंसी या गवर्नमेंट एजेंसी के आपको एम्बेसडर बना दिया जाता है। तो ये सारे लोग चाहते ये हैं कि कैसे भी करके, धांधली करके, नशा करके, इंजेक्शन लेकर के कैसे भी हम कोई इंटरनेशनल जो लीग है उसमें क्वालिफाई कर जाएं, खेल के आए, उसमें हारे जीते डजेंट मैटर। उसके बाद हमें जॉब तो मिल ही जानी है, हमें इंसेंटिव्स तो मिल ही जाने हैं, हमारा चेहरा तो चमक ही जाएगा। सरकारें भी चाहती हैं कि ऐसे लोगों को हम फ्रंट पे लेकर के आएँ। तो ज़्यादातर गेम मेडल के लिए नहीं, ज़्यादातर गेम खुद की जॉब के लिए होता है। फिर कई एकेडमी भी ऐसी हैं, सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो इंसेंटिव बेस, परफॉर्मेंस के बेस पे बताते हैं कि भई आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ये फ़ायदे मिलेंगे। अब प्लेयर्स को लगता है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई, तो सरकार फैसिलिटी छीन लेगी, हॉस्टल छीन लेगी, ट्रेनिंग ग्राउंड छीन लेगी, किट देती थी वो किट छीन लेगी। तो उसकी वजह से भी कई बार प्लेयर्स ऐसा करते हुए पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ गरीबी है। तो मान लो एक इंसान को धोखेधड़ी कहीं न कहीं उसे लग गया कि कोई स्पोर्ट अकेडमी में उसे हिस्सा मिल गया, तो वो नहीं चाहता कैसे भी करके हम इससे निकलें, क्योंकि ये एक ही साधन बचता है उसका गरीबी से निकलने के लिए। तो साम, दाम, दंड भेद लगा करके वो ये चाहता है कैसे भी करके हम नशा लें, इंजेक्शन लें, कैसे भी करके इस गेम से बाहर ना जाएँ और इंटरनेशनल लीग एटलीस्ट तो खेलें। और जिसकी वजह से फिर एक नौकरी वगैरह तो सेव कर ही लेंगे। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है कि लोगों को लगता है कि भाई ये आखिरी हथियार है, हम कैसे भी करके नशा करके, इंजेक्शन लेके किसी भी तरीके से हम अपनी जो जॉब है या अपनी जो कोई प्लेस है वो सिक्योर यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये तो रहा केवल प्लेयर्स का मामला कि प्लेयर कैसे गलत करते हैं। कई बार प्लेयर्स को जानकारी भी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, गाँव क्षेत्र से आते हैं, ज़्यादातर एथलीट्स हमारे विलेज एरिया से आते हैं। तो उनको नहीं पता होता जो डाइट, जो प्रोटीन और जो भी उनके सराउंडिंग में मेडिकेशन चल रही होती है कि वो एक्चुअल में जो वर्ल्ड लेवल पर अप्रूव है कि नहीं है। अब ये अप्रूव दे कौन कौन देखेगा? उनके फिजियोथेरेपिस्ट देखेंगे, उनकी एजेंसीज देखेंगी। तो कई बार वो इसमें शामिल होती है क्योंकि उन्हें इससे मतलब नहीं है कि प्लेयर की लाइफ खराब हो रही है या हमारे देश की छवि खराब हो रही है। वो लोग क्या करते हैं कि जिन एजेंसीज को टेंडर देते हैं उसमें पूरा इकोसिस्टम होता है, मेडिकल वाले होते हैं, फार्मेसी की जो एजेंसीज होती हैं वो सब उसमें शामिल होती हैं। तो गलत तरीके की दवाएं बनाई जाती हैं जिससे कि एथलीट की लाइफ भी खराब होती है और उसकी
छवि और देश की छवि खराब होती है। तो ये कोई एक सिंगल हैंडेड मामला नहीं है, बहुत लंबा गेम है। अगर आप इसको आसानी से बैठ के समझोगे तो इसमें सब लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। फिर कई बार जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी, मीन्स जो स्पोर्ट एकेडमीज हैं, वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव देती हैं। तो अब मान लो एक प्लेयर को अगर साउथ अफ्रीका में जाकर के प्ले करना है या नहीं करना है, इस बात पर डिपेंड होगा कि लोकल में उसने कितनी परफॉर्मेंस की है। तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए वो लोकल हैं जो डोपिंग वगैरह शुरू करते हैं लेना, और कई बार इंटरनेशनली उनकी आदत पड़ चुकी होती है, फिर उसमें पकड़े जाते हैं। तो इंसेंटिव बेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये एक डिबेट का मामला है, लेकिन इस पर जो दुनिया के दूसरे देश भी कर ही रहे हैं ना अपने प्लेयर्स के साथ, तो हम उसको लेकर के कोई पॉलिसी बना सकते हैं, उस पर कुछ ऐसा लेकर आ सकते हैं जिससे कि हमारे देश के जो प्लेयर्स हैं वो दुनिया में अच्छा परफॉर्म करें। फिर हमारे यहाँ स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी एजेंसीज हैं, और फिर अदर अलग से जो एकेडमी हैं, एकेडमी के जो रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं, जैसे मान लो आप फूड इंस्पेक्टर हो, तो फूड इंस्पेक्टर आप गवर्नमेंट के अंडर में आते हो, लेकिन फूड इंस्पेक्टर एफएसएसएआई के अंडर में काम करेगा, रेगुलेटिंग बॉडी एफएसएसएआई है। जैसे आप शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, तो शेयर मार्केट के लिए आप तो काम करोगे कंपनीज के लिए, लेकिन आप सही काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो सेबी देखेगा। तो ऐसी रेगुलेटिंग एजेंसीज होती हैं हमारी, तो इन रेगुलेटिंग एजेंसीज के अलग कानून होते हैं। तो इतने सारे कानून कानून मतलब टू मच कानून हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्लेयर को उसे लगता है कि यार हमें कौन ही पकड़ रहा है, कभी यहाँ से स्विच मार के इधर चले जाएंगे, इधर से इधर चले जाएंगे, और कई बार उसके बीच में लूप होल भी मिल जाते हैं। कई बार नेताओं के भी सपोर्ट के कुछ प्लेयर होते हैं, उन्हें लगता है हमारे नेताजी मतलब चाचा विधायक हैं तो हमें कौन ही दिक्कत होने वाली है, तो फिर हम चाहे नशा लें चाहे डोपिंग करें ना करें, इन द एंड हमें गेम में या इस पार्टिकुलर सीरीज में तो भेजा ही जाएगा। और कई बार फिर इस पर कंट्रोल करने के लिए जो पूरी एकेडमी है, जैसे अभी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ केस हुआ, जिस तरीके से एथलीट्स ने संन्यास ले लिया, सोचो उनको फीमेल को इंसाफ नहीं मिलने की वजह से, तो उस बॉडी के इलेक्शन हुए और उसमें खुद उन्हीं का बंदा जीत के आ गया। तो कई बार ऐसी बॉडीज पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए, गेम से मतलब नहीं है, ऐसी बॉडीज पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए अपनी मर्जी के प्लेयर को प्रमोट किया जाता है, जो मर्जी के नहीं है उन्हें कई बार गेम से बाहर कराया जाता है, फिर उनको डोपिंग के ना जानते हुए या ना चाहते हुए उन्हें किस तरीके से उनकी डाइट मेंटेन नहीं करनी है, उनके खिलाफ कुछ साजिश रचनी है, तो ऐसे करके वो इंटरनेशनल फोरम से भी वापस आ सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखे ही हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमें पता ही है हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े एकेडमीज हैं, कितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट बने हुए हैं, कितना ज़्यादा हमारी सरकारें इसके बारे में जागरूक हैं, और इसमें सरकारों की भी गलती नहीं है। खेलो इंडिया प्रोग्राम हमारी सरकार ने चलाया है। दिक्कत ये है जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर हैं, जो एजेंसीज हैं, वो उसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो स्पोर्ट को जानता हो, जो स्पोर्ट पावर के साथ आया हो, स्पोर्ट विल हो, स्पोर्ट स्पिरिट हो, क्योंकि वो तो आम नेता हैं, उन्हें क्या लेना देना। उनको पता ही नहीं दुनिया भर में ट्रेनिंग के नाम पे क्या क्या हो रहा है, एआई कैसे इंटीग्रेट हो चुका है, कैसे सिमुलेशन के बेस पे आजकल गेम शुरू हो चुके हैं, उनको नहीं पता, क्योंकि वो उसका हिस्सा ही नहीं है भाई। वो स्पोर्ट मिनिस्टर तो हैं लेकिन स्पोर्ट पर्सन तो नहीं है, उन्हें नहीं पता स्पोर्ट इंडस्ट्री कहाँ तक पहुँच गई है। और फिर उसमें करप्शन तो होता ही है, कहाँ से सामान खरीदना है, किस जो स्टेडियम में कितना पैसा लगना है, कितना पैसा जेब में जाएगा, ये सारी चीज़ें तो हैं। करप्शन हमारे यहाँ अब अंडर द कारपेट नहीं बचा, ऊपर आ चुका है, और इसमें नाराज करप्शन से बस वही है जिसको करप्शन करने का मौका नहीं मिला। फिर गवर्नमेंट की अपनी नॉलेज के साथ साथ दिक्कत ये भी होती है कि गवर्नमेंट अगर कोई कोशिश कर भी ले, तो फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारी एकेडमी है वो चाहती है गवर्नमेंट सिर्फ हमारे ही कंधे पे रख के काम करेगी, गवर्नमेंट डायरेक्टली तो नहीं कर सकती, तो टेंडर लेने के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका समाधान क्या है या क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स सिचुएशन जो भी हो, समाधान तो हो ही सकता है। 2-3 समाधान हैं, सुझाव हैं, जो मैं चाहूँगा सरकार अगर चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। एक तो जो एजेंसी के हमारे कानून है, नाडा है हमारे यहाँ, जो इंटरनेशनल लेवल पर बाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इंडिया ने अलग बनाई है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वो नाडा को उस वाडा के साथ में मतलब सिंक करने की ज़रूरत है। जो वो चेक कर रहे हैं, जिस लेवल के टेस्ट वो हमारे प्लेयर्स के कर रहे हैं, उसी लेवल के टेस्ट हम यहाँ से करवा के भेजें उनके। तो जो उनकी पॉलिसी हमारी पॉलिसी है वो अलाइन कर सकती हैं। फिर हम इंडिपेंडेंट लैब का इंतजाम करें, हमारे प्लेयर सिर्फ सरकार के अंडर में या इंस्टीट्यूशन के अंडर में ही क्यों टेस्ट कराएं। कई बार उनके साथ भेदभाव होता है, कई बार उनको नहीं चाहते हैं जो मैनेजमेंट है कि ऊपर जाए, तो उनकी डाइट में कुछ मिलाया जाता है, या उनके साथ उन्हें कुछ अलग से प्रोटीन ऐसे दिए जाते हैं जिससे उनके टेस्ट फेल हो। तो अगर उसे प्लेयर को लग रहा है कि हमारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है या हमारे साथ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो उस कंडीशन में वो इंडिपेंडेंट लैब में जाकर के चेक करा सकता है। फिर जो लैब्स जितनी भी हैं ये चेक करके किसी की बायोलॉजिकल पासपोर्ट बना रही होती हैं, ये बायोलॉजिकल पासपोर्ट लैब्स की भी कंप्लायंसेस होती है। ये लैब्स जितनी भी हैं ये एक्चुअल में इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से, या ये खुद ही अपने कुछ नए तरीके की कॉन्स्पिरेसी चला रही हैं, या इनके पास भी वो टेक्निक नहीं है जो दुनिया की अलग अलग लैब्स के अंदर है। फिर जो ये बायोलॉजिकल पासपोर्ट है, जो भी एक पूरा प्रोफाइल होता है प्लेयर का, वो बनाकर दे रही है, क्या दूसरे देश की जो बॉडीज है उसे मान भी रही हैं? मतलब हमारे यहाँ अगर मान लो आपने कोई मोहर लगा के भेजी है, तो दूसरी एजेंसी माने, मतलब एफएसएसएआई हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, वो जितना भी खाने का सामान है उसको रेगुलेट करती है। लेकिन आप
एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी ये नहीं कह सकते कि एफएसएसआई का टैग लगा हुआ है इसके ऊपर तो ये खाना साफ होगा, स्वच्छ होगा, ये एकदम क्वालिटी खाना होगा, क्योंकि एफएसएसआई की वो वैल्यू नहीं है, वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो ऐसी क्रेडिबिलिटी क्या हमारे बायोलॉजिकल पासपोर्ट जो हमारे प्लेयर्स के हैं उसके ऊपर कोई ऐसी एजेंसी है जो ऐसे ठप्पा मारे तो दुनिया के दूसरे देशों में जाके बोले ठीक है, अगर इसने ठप्पा मार दिया तो अब इसको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ हमें खुद भरोसा नहीं है एफएसएसआई पे। रामदेव का वाले जो शहद को लेकर के कितने सारे खाने ऐसे होते हैं एफएसएसआई के टैग के बाद भी उसके अंदर खराब क्वालिटी का मटेरियल होता है, अडल्ट्रेशन होती है। तो उसकी जरूरत है कि ऐसी एजेंसी बनाए, क्योंकि दुनिया में अगर नाम कमाना है, अगर दुनिया में आपको लगता है कि एज ए इंडिया हम विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना है 47 तक, तो उसमें ये छोटे छोटे कदम है। कोई एक दिन नहीं होगा 47 की रात में, 46 की रात में हम सोएंगे 47 को उठेंगे अगले दिन जब 31 दिसंबर के बाद तो देश विश्व गुरु होगा, ऐसा नहीं होगा। ये छोटे छोटे स्टेप हैं जिनके थ्रू निकलना होगा, जाना होगा। तो इन द एंड कहानी ये है कि जितने भी हमने बातें करी हैं उसमें कोई एक बंदे की आप कॉलर नहीं पकड़ सकते कि ये बंदा जिम्मेदार है। छोटे छोटे चीज़ें हैं, चाहे कोच हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, पॉलिटिक्स हो, इंडिपेंडेंट लैब्स हो, ये सारी चीज़ें मिलकर के सिंक्रोनाइज वे में काम करेंगी, तब जाकर हम स्पोर्ट स्पिरिट को जिंदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ मेडल ओरिएंटेड और नॉन मेडल ओरिएंटेड गेम है कि प्लेयर्स को हम उसी को अच्छा मानेंगे जिसने मेडल जीत लिया, उस प्लेयर को अच्छा नहीं मानेंगे जो क्वालिफाई नहीं कर पाया। कहीं उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत ये है कि हम एक तो प्रोसेस ओरिएंटेड हों, दूसरा ये है कि वेलफेयर ऑफ द जो एथलीट है उसकी होनी चाहिए। कई बार गेम में नहीं परफॉर्म अच्छा कर पाते तो उसके साथ भी वही सिंपैथी होनी चाहिए। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इस बात पे भी फोकस करने की ज़रूरत है कि जो मोरालिटी है वो गेम में सबसे ज़्यादा दिखनी चाहिए। सिर्फ गेम जीत लेना ही कमाल नहीं है, तो आप उसको इथिकल वे में, मोरल वे में जीत रहे हो, आप कोई गलत तरीके से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, डोपिंग नहीं कर रहे हो। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की नज़र से बच भी जा रहे हो लेकिन उसके बाद भी आप क्लियरली बोल रहे हो नहीं, मैंने जो भी एक्ट किया था वो कानून या जो हमारा ऑब्जर्वर था उसने तो नहीं देखा, लेकिन एक्चुअली मैंने गलत किया था। कई बार हमने क्रिकेट में इसकी नज़ीर देखी है कि एम्पायर नहीं देता आउट लेकिन क्रिकेटर खुद आउट होकर चला जाता है, बैट से अगर बॉल लग जाती है और एम्पायर जो कीपर है कैच कर लेता है। तो इस टाइप की नज़ीरें पेश करनी पड़ेंगी कि इंडियन प्लेयर्स न केवल एक अच्छे प्लेयर हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं और इथिकल वैल्यूज़ भी इनमें कूट कूट के भरी हुई हैं।